अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वेलकम है 10 डे क्रैश कोर्स के डे नंबर 5 में। देखो 10 क्लासेज आएंगी इस कोर्स में। आज है क्लास नंबर 5। 10 क्लासेज में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम 10 मार्क्स फाइनल एग्जाम में अपने अचीव करें, इम्प्रूव करें। थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो सकता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो। मैं अपनी तरफ से वो कंटेंट ला रहा हूँ जो आपको कम टाइम में अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला करके दे। बस आपके इरादे की बात है, देख लेते हैं आपके इरादे कितने मजबूत हैं। एक और चीज़, SBI क्लरिकल के साथ में 40 दिनों बाद CGL भी आ गया है। CGL के लिए भी इसी कोर्स को आप रिफ़र करें। देखो इसमें क्लर्क और CGL दोनों के अंदर आने वाली कॉमन वैरायटीज़ को मैं ले रहा हूँ, तो CGL के लिए कुछ अलग नहीं है। ये थंबनेल के ऊपर ना जाएं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वही हैं जो SBI क्लर्क और CGL दोनों में आते हैं। सभी क्वेश्चंस को एक साथ ले रहा हूँ, तो SBI वाले भी इन क्लासेस को मिस ना करें। शुरू कर लेते हैं। एक लाइक दे देना भाई, आपका जोश कम लग रहा है मुझे 2 दिनों से। आपका जोश कम हुआ तो मेरा भी कम हो जाएगा, है ना। लाइक दे के शेयर कर देना। सर का जोश कम मत होने देना इस सीरीज़ के लिए। कंटेंट आप जानते हो कैसा कंटेंट है। फटाफट आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको आराम से। इनकरेक्ट स्पेलिंग को आपको चूज़ करना है इन चारों में से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ बताऊंगा। पहले आप देख लो, पता कर लो, फिर मैं बता देता हूँ कहाँ पे स्पेलिंग गलत है। चलो मीनिंग भी देखते जाओ वर्ड्स के। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, पीसफुल। सर्वेलेंस मतलब होती है निगरानी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो आजकल का हो। कंटेम्प्रेरी मतलब जो मॉडर्न टाइम का हो, जो आज से प्रेजेंट से जुड़ा हो। क्वेश्चनायर का मतलब होता है एक पूरा का पूरा फॉर्मेट जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो। क्वेश्चंस की लिस्ट को बोल दो क्वेश्चनायर। देखो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं इंग्लिश में। एक है बिलियनर, ये वर्ड्स पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में, और एक है मिलियनर। बिलियनर का मतलब होता है 1 बिलियन रुपए या डॉलर रखने वाला। मिलियनर का मतलब होता है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपयों का या डॉलर्स का मालिक। इन दोनों में NAIRE लास्ट में आता है, लेकिन ये दोनों वर्ड्स जो है ना क्वेश्चनायर से अलग हैं। क्वेश्चनायर की स्पेलिंग भी ऐसे ही है लेकिन इसमें आता है डबल N। ये 3 वर्ड्स याद रखना, बहुत बार पूछे गए हैं। बिलियनर, मिलियनर सिंगल N से NAIR बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चनायर डबल N से NAIR बनाता है, मतलब डबल NAIR इसके लास्ट में आता है। समझ गए ना। तो ये आपकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है, यहाँ पे डबल N होना चाहिए। बस ये 3 ही वर्ड हैं कॉमनली जो NAIR से खत्म होते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, फटाफट ढूंढ के बताओ। चलो देखो कॉमनली जो स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या है, एक वर्ड से दूसरा वर्ड जो डिराइव करते हैं उसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो उनको समझ में नहीं आता। मैं आपको 2 स्पेलिंग बताता हूँ, एक वर्ड से दूसरी वर्ड के अंदर कन्वर्ट करते हुए कैसे बदलती है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा क्लियर। क्लियर, क्लियर मतलब साफ। आपसे इससे क्लियर से एक वर्ड बनता है क्लैरिटी। आप उसको ऐसे बना दोगे, ऐसे। ये वर्ड गलत है। क्लैरिटी की स्पेलिंग होती है, ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको कैसे वर्ड चेंज होते हैं, तो अपना जो है छोटा मोटा फॉर्म भी चेंज कर लेते हैं। ई को निकाल दिया जाता है जब क्लियर से क्लैरिटी बनाया जाए। वैसे ही आपने एक वर्ड सुना होगा प्लेट, और एक वर्ड सुना होगा आपने फॉर्म। प्लेट और फॉर्म को मिला देते हैं तो आप वर्ड बना देते हैं प्लेटफॉर्म। ऐसे ही बनाते हैं ना, प्लेटफॉर्म। लेकिन ये वाला ई जो है प्लेटफॉर्म में से गायब होता है, तो प्लेटफॉर्म स्पेलिंग होती है, ई बीच में नहीं लगा होता। वैसे ही एक वर्ड है मेंटेनेंस, ये वर्ड बनता है मेंटेन से, मेंटेन से। अब आप क्या कर रहे हो, मेंटेन के आगे एंस लगा रहे हो, मेंटेनेंस बना रहे हो, यही कर रहे हो ना। लेकिन इस वर्ड में थोड़ा सा फॉर्म बदल जाता है, देखो कैसे, मेंटेनेंस। समझ गए ना। ये पुरानी स्पेलिंग थी, बिल्कुल ठीक है, आज से 100-150 साल पहले की किताबों में भी आपको मिल जाएगी। लेकिन बोलते बोलते प्रोनाउंसिएशन के साथ में स्पेलिंग आज की डेट में ऐसी हो गई है स्टैंडर्ड। तो मेंटेनेंस नहीं, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऐसे बनती है इसकी स्पेलिंग। तो इन वर्ड्स को खास ध्यान रखना है आपको। जो नाउन से आप एडजेक्टिव बनाओ या एडजेक्टिव से नाउन बनाओ, स्पेलिंग में आने वाला जो फॉर्म चेंज होता है उसको आपको एक एक वर्ड को पकड़ना पड़ेगा। मेंटेनेंस पकड़ लिया, दिमाग में बिठा लो, आगे बढ़ते हैं। चलो आज अब फिलर्स का क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। आराम से पढ़ लो। इस फिलर के अंदर आपको एक करेक्ट जो है ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। चलो, व्हेन द डिजीज कंटिन्यूज टू स्प्रेड, अब यहाँ पे कुछ लगाओगे, हेल्प इज इन साइट थैंक्स टू द रिकॉर्ड सेटिंग एफर्ट टू डेवलप वैक्सीन्स। जब डिसीज जो है कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है स्प्रेड करना,
इस प्रकार से जो हेल्प है वो इज इन साइट है, वो बिल्कुल सबके सामने है। इज इन साइट मतलब हमें दिखाई दे रही है मदद कहीं से आती हुई, और कहाँ से आती हुई, क्यों आती हुई, थैंक्स टू का मतलब है बिकॉज ऑफ जो रिकॉर्ड सेटिंग एफर्ट्स हैं वैक्सीन्स को डेवलप करने के। तो डिजीज़ तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लगातार जारी है, लेकिन हेल्प हमें दिख रही है क्योंकि बहुत जल्दी हमने ऐसे एफर्ट्स लगा दिए हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन्स को डेवलप करेंगे। अब ये बताओ स्प्रेड डिजीज़ कैसे करेगी, यूनिफॉर्मली करेगी, यूनानिमसली करेगी, अनअबेटेड करेगी या अनड्यू करेगी। चारों वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्मली, देखो यूनिफॉर्म मतलब एक ही फॉर्म है, यूनिफॉर्मली मतलब एक रूपता से। इसका मतलब पता क्या है, ये डिजीज़ जो है सब तरफ बराबर फैल रही है। इंडिया में अगर एक केस आता है तो अमेरिका में भी एक केस आता है, ऑस्ट्रेलिया में भी एक केस आता है और जापान में भी एक केस आता है। हाईली इम्पॉसिबल है, बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है ना ये वाला सिनेरियो। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक रूपता से सब तरफ फैलना, तो पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ पे नहीं डाल सकते। यूनानिमसली का मतलब होता है जब आपका यूनो हो एनिमस का मतलब होता है माइंड, यूनो मतलब एक, यूनानिमस मतलब एक सहमति से। जैसे 5 मेंबर हैं किसी बेंच के अंदर, पांचों ने बोल दिया हाँ भाई इसको फांसी पे चढ़ा दो, तो ये एक यूनानिमस डिसीजन है। डिजीज़ का स्प्रेड होने में यूनानिमस होने का कोई काम नहीं है, यहाँ पे किसी की राय नहीं पूछी गई है, एक आम सहमति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनअबेटेड आपका आंसर है। एक इंग्लिश में वर्ड होता है अबेट का मतलब होता है धीमा पड़ना, डी इंटेंसिफाई होना, और इसी के आगे आपने अन लगाया है, मतलब जो धीमा पड़ने को तैयार नहीं है। डिजीज़ ऐसे स्प्रेड कर रही है जो कि अनकंट्रोल्ड मैनर में है, बिल्कुल भी धीमे नहीं पड़ रही है, हर रोज़ बीमारी आगे से आगे तेज़ी से बढ़ती जा रही है ना। स्प्रेड्स अनअबेटेड। अनड्यू एक वर्ड है लास्ट में, अनड्यू का मतलब है जो इनएप्रोप्रिएट हो या जो ड्यू ना हो, जिसकी कोई आवश्यकता ना हो। आपने सुना होगा द ऑफिसर वॉज अरेस्टेड फॉर एक्सेप्टिंग अनड्यू फेवर फ्रॉम द पार्टी। ऑफिसर को अरेस्ट किया गया एक्सेप्ट करने के लिए इन अप्रोप्रिएट फेवर को पार्टी से, किसी पार्टी से 2 लाख रुपए ले लिए ऑफिसर ने, अरेस्ट कर लिया इसको पुलिस ने, क्योंकि ये अनड्यू फेवर है, ऐसी चीज़ ली है जो कि इनअप्रोप्रिएट है इस ऑफिसर के लिए, है ना, 2 लाख रुपए की रिश्वत। तो अनड्यू का मतलब ऐसे ही समझो आप, किसी गलत चीज़ के लिए जो इनअप्रोप्रिएट हो, समझ गए ना। तो डिजीज़ के लिए अनअबेटेड नाम के वर्ड को यूज़ करेंगे। ये चारों वर्ड दिमाग में बैठ जाने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का मुझसे सवाल होता है सर ये 30-30 मिनट की क्लास बहुत अच्छी लग रही है, 10 दिनों में आप 5 घंटे का SBI पढ़ा दोगे, लेकिन इसके बाद भी हमें पढ़ना हो तो क्या करें। देखो भाई, ऐसी क्लासेस मैं 100 से ज़्यादा आवर्स की ले चुका हूँ और हर मंथ में 4 से 5 आवर्स की और लेता हूँ। तो ये सारी जो पुरानी क्लासेस हैं और हर मंथ की नई क्लासेस हैं, ये आपको मेम्बरशिप के जरिए मिल सकती हैं। बैंकिंग में आप देख पा रहे हो ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे लेवल के RC, कनेक्टर्स, स्टार्टर्स, प्री और मेंस दोनों के लिए क्लासेस मैं आपको देता हूँ। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको इनमें मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप SSC और UPSC की तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं कवर्ड है इन क्लासेस के अंदर। ये सारी क्लासेस आपको एज अ मेंबर मिलती हैं। 100 आवर से ज़्यादा का कंटेंट है, 3 मेंबरशिप प्लान है, 29 रुपये, 59 रुपये और 159 रुपये। इसके अंदर आपको अलग से राइटिंग स्किल्स की जो है गाइडेंस मिलती है। तो आप इन दोनों ही प्लान्स को समझें अगर आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है इन टॉपिक्स पे। मेंबर बनने के लिए आपको छोटा सा काम करना है, ज्वाइन बटन पे प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें। यहाँ पे आपको सब कुछ समझाया हुआ है कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है और कैसे मिलेगा। मेरा मॉडल सस्टेनेबल एजुकेशन का है, इसीलिए छोटे छोटे प्लान्स रखता हूँ मैं, सब लोग अफोर्ड कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने। आज मैं वोकैब पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, है ना, वोकैब पे और स्पेलिंग एरर्स पे। आपको बताना है ये वाला जो फ्रेज़ है, इस फ्रेज़ को या इस वर्ड को किस फ्रेजल वर्ब या किस इडियम से या किस वर्ड से आप चेंज कर पाएंगे। आराम से पढ़ो क्वेश्चन को और बताओ मुझे इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स का क्या मतलब होता है कैरी से बनने वाली। चलो। वी कॉल्ड अप जिम टू ब्रिंग हिज ट्रक सो दैट वी कुड कैरी ऑल आवर स्टफ। हमने कॉल अप किया जिम को, हमने जिम को बुलाया कॉल करके, और किस लिए, ताकि ब्रिंग करें, ताकि वो लेकर के आए अपने ट्रक को, ताकि सो दैट का मतलब है ताकि हम जो हैं कैरी कर सकें हमारे सारे स्टफ़ को, हमारे सारे सामान को। कैरी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना, है ना। अब मुझे बताओ ये कैरी अगर गलत है तो इसकी जगह पे चारों में से क्या लगाया जाए, A, B और C में से। देखो इन तीनों का मतलब बता देता हूँ, आप खुद ही डिसाइड कर लेना। कैरी आउट करने का मतलब होता है अंजाम देना। एडिटोरियल में आप अक्सर पढ़ते हो इसको, एग्जीक्यूट करने को कैरी आउट करना। द टेररिस्ट हैव कैरिड आउट
एन अटैक इन पुलवामा। टेररिस्ट लोगों ने कैरी आउट कर दिया है, अंजाम दे दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है एक हमले को पुलवामा में। तो वही कैरी आउट है जो आप एडिटोरियल में पढ़ते हो, है ना, अंजाम देना। कैरी ऑफ का मतलब होता है विन करना, जीत जाना। आवर टीम मैनेज टू कैरी ऑफ द मैच। हमारी टीम ने मैनेज किया मैच को कैरी ऑफ करना, मैच को विन करना। कैरी ऑफ का मतलब विन करना। कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना। द प्रोफेसर टोल्ड अस टू कैरी ऑन सॉल्विंग द पजल। प्रोफेसर साहब ने बोला कि कैरी ऑन करो, जारी रखो पजल को सॉल्व करना। तो ये हो गया कैरी आउट, ये हो गया कैरी ऑफ, ये हो गया कैरी ऑन। अब देखो सामान को मूव करना है, उसके लिए हमारे पास एक ही वर्ड है कैरी। कोई फ्रेजल वर्ब बनाने की ज़रूरत नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर है। समझ गए ना। टॉपर्स की क्या निशानी होती है? जब भी आपको कोई वर्ड मिले और उसके सामने फ्रेजल वर्ब मिले, वहीं पे एनालिसिस के वक्त उस वर्ड से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब को अपने दिमाग में बिठा लो। अब ये कैरी की तो मैंने आपको बता दी मोटी मोटी। आपको कॉल वर्ड मिला और कॉल अप मिला, यहाँ से भी जुड़ी हुई सारी फ्रेजल वर्ब आपके दिमाग में होनी चाहिए। कॉल अप करने का मतलब होता है किसी को टेलीफोन करके बुलाना किसी काम के लिए। जैसे प्लम्बर को बुलाया, भाई हमारा नल सही कर दे। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, भाई हमारा जो है पंखा साफ कर दे, पंखा सही कर दे। जिम को बुलाया कि अपना ट्रक ले आ, हमारा सामान जो है मूव करवा दे। कॉल अप करने का मतलब होता है ये। कॉल से बनने वाली 3-4 फ्रेजल वर्ब्स हो रहे हैं, फटाफट मैं लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए। पहली है कॉल एट, दूसरी है कॉल अपॉन या ऑन, और तीसरी है कॉल फॉर। ठीक है ना। ये बार बार आप देखते हो एडिटोरियल्स में। कॉल एट का मतलब होता है कहीं थोड़ी देर के लिए रुकना, जैसे गाड़ी रुकती है किसी स्टेशन पे 10, 5, 15 सेकंड के लिए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए। कॉल अपॉन होता है किसी को आह्वान करना, किसी जीते जागते ह्यूमन को, है ना। और कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की डिमांड करना, लेकिन नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट की। वी कॉल्ड फॉर ए स्ट्राइक, हमने एक स्ट्राइक की डिमांड की, हड़ताल की मांग की, है ना। तो ये 3 फ्रेजल वर्ब कॉल अप, कॉल एट, कॉल ऑन, कॉल अपॉन और कॉल फॉर, ये सारी आप जो है दिमाग में बिठा के रखना। इसीलिए रीडिंग ज़रूरी होती है रोज़। मैं इसीलिए रीडिंग में, दौरान रीडिंग में आपको सारी फ्रेजल वर्ब्स बार बार करवाता हूँ। फटाफट अब पिक से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब आपकी टेस्ट हो जाएंगी। इस सेंटेंस में पिक आउट कितना सही और कितना गलत है, पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं बता देता हूँ। चलो, कह रहा है फिटिंग इन ऑफन मेंट डीलिंग विथ पीयर प्रेशर टू यूज ड्रग्स और ड्रिंक अल्कोहल और पिक आउट अदर स्टूडेंट्स। कह रहा है फिट इन करना, किसी के साथ फिट इन करने का मतलब है उसके साथ घुलना मिलना, उसके साथ सेट हो जाना। कह रहा है सेट हो जाने का जो काम था ना, फिटिंग इन होने का काम, अक्सर उसका मीनिंग ये होता था डील विद करना, निपटना पीयर प्रेशर से, अपने सहकर्मियों के, अपने से जो हमजोली हैं आपके दोस्त हैं उनके प्रेशर से। अच्छा, वो प्रेशर काहे का है भाई? प्रेशर है यूज़ करने का, या तो ड्रग्स को, या पीने का शराब को, और या फिर दूसरे स्टूडेंट से फाइट करने का, पिक आउट अदर स्टूडेंट्स। समझ गए ना। तो यहाँ पे फिट इन होने का इस हॉस्टल में यही मतलब है, आप कैसे भी करके इस पीयर प्रेशर को झेल लो। आपके दोस्त आपको बोलेंगे ड्रग्स ले, शराब पी, या दूसरों से जाकर के लड़ाई कर। समझ गए। अब देखो यहाँ पे पिक से बनने वाली 4 फ्रेजल वर्ब्स हैं। इनमें से एक फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है लड़ाई करना। मैं चारों ही बता देता हूँ आपको क्या क्या है, ठीक है। पिक का मतलब होता है उठाना। जैसे आपने कोई चीज़ नीचे फेंक दी, उसको आपने उठाया, तो आप उसको पिकअप कर रहे हो। पिकअप का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ उठाना। फ़ोन उठाने को भी पिकअप करना बोलते हैं। आप बोलते हो ना, यार तूने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया, तो वह एक्चुअल में फ़ोन जब लैंड फ़ोन हुआ करते थे तब नीचे रखा हुआ करते थे, तो आपने फ़ोन को उठाया नहीं, आप यही बोलना चाह रहे हो। वहीं से पिकअप करने वाली फ्रेजल वर्ब को आपने ले लिया। पिकअप करना, किसी चीज़ को उठाना। अब दूसरी फ्रेजल वर्ब क्या है? पिक आउट। मैं आपको 5 यहाँ पे चीज़ें रख करके बोलूँ, आपको बोलूँ पिक आउट द वन दैट यू लाइक। उस चीज़ को चूज़ करो, उस गिफ्ट को चूज़ करो इन 5 में से जो आपको पसंद हो। पिक आउट का मतलब यही होता है एक ग्रुप में से किसी चीज़ को आउट करना, पिक करके, उठा करके बाहर निकालना। समझ गए ना। चुनाव करना कहलाता है पिक आउट करना। तो पिक आउट तो बात हो नहीं रही, यहाँ पे लड़ाई करने की बात हो रही है ना। अब देखो लास्ट बचा पिक ऑफ और पिक ऑन। पिक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना। जैसे पेड़ है, उससे पत्तियां हैं, या फिर आपने उससे फल फ्रूट है उखाड़ दिया, तो पेड़ से पत्तियों को रिमूव करने का काम या फल फ्रूट को रिमूव करने का काम कहलाएगा पिक ऑफ करना। अलमारी के अंदर कोई सामान रखा हुआ है जो आपको नहीं चाहिए, आपने उस सामान को वहाँ से हटा दिया। आपकी मम्मी ने बोला पिक ऑफ दोज ट्रॉफीज़ ऑफ योर्स, अपनी उन ट्रॉफीज़ को अलमारी में से निकाल लो, है ना, हटा दो। तो पिक ऑफ करना मतलब कहीं से किसी चीज़ को रिमूव करना। अब बचा लास्ट में क्या? पिक ऑन। इसका मतलब होता है फाइट करना, किसी को बुली करना,
किसी को चिढ़ाना। जब आप किसी को पिक ऑन करते हो ना, उस लड़के को आप परेशान कर रहे हो, उसका मजाक बना रहे हो, उससे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, बुली कर रहे हो। समझ गए? पिक आउट, चुनाव करके बाहर निकालना, आउट करना। पिकअप, नीचे से पड़ी हुई कोई चीज़ उठाना या किसी का फ़ोन रिसीव करना। पिक ऑफ, किसी चीज़ को रिमूव करना, पेड़ से पत्तियों को, अलमारी से किसी चीज़ को। पिक ऑन का मतलब है किसी को बुली करना, किसी से लड़ाई करने की कोशिश करना। इसी से एक इडियम बनती है, पिक अ फाइट विद समवन। पिक अ फाइट विद समवन का मतलब है किसी से जा करके लड़ाई करना सामने से। आपको क्लोज टेस्ट में मिलेगा इस तरह का। आप बोलोगे सर यहाँ पे स्टार्ट क्यों नहीं आया? अरे भाई, फाइट जब भी किसी के साथ स्टार्ट की जाती है वहाँ पे पिक अ फाइट नाम की इडियम को यूज़ करते हैं, है ना। तो ये पिक ऑन से ही बनती है, पिक अ फाइट विद समवन, किसी से लड़ाई की शुरुआत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वन वर्ड, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ऐसे एक जगह जहाँ पे डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। देखो, एक क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन मेरा आपसे थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला सवाल ये है, जो भी आंसर निकले उसके अलावा जो 3 बच जाएं, जो 4 में से 3 बच जाएं, उनका क्या मीनिंग है ये भी आपको बताने हैं। चलो देखो, डेड बॉडीज़ को जहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? मॉर्ग, है ना। मॉर्ग का मतलब होता है डेड बॉडी को रखने वाला। इसका मैं हिंदी में जो इसका मीनिंग भूल गया मैं, मुर्दा घर बोल दो इसको, है ना। मुर्दा घर होता है ना, उसको बोलते हैं मॉर्ग। अब ये बाकी के तीनों वर्ड देख लो। मुर्दा घर तो समझ गए आप क्या होता है। पहला वर्ड है पैरानॉर्मल, जो कि नॉर्मल के पार हो। पैरानॉर्मल क्या है? जो कि एबनॉर्मल हो। जैसे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी, भूत प्रेत है, वो पैरानॉर्मल है, नॉर्मल से बाहर है ना। ऐसी चीज़ें जो हम देख नहीं पाते हैं पर महसूस कर पाते हैं, पैरानॉर्मल। पैराफर्नेलिया का मतलब है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का ही फैंसी नाम है पैराफर्नेलिया। और कौन सा इक्विपमेंट? किसी एक चीज़ से रिलेटेड इक्विपमेंट। जैसे एक कैमरामैन के पैराफर्नेलिया का नाम होता है क्या क्या? उसका कैमरा, उसका ट्राइपॉड, उसके लेंसेज, है ना, उसकी साइड स्क्रीन, जो भी चीज़ें वो यूज़ करता है, जो उसकी लाइट्स हैं। तो पैराफर्नेलिया मतलब किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए इक्विपमेंट के ग्रुप को बोलते हैं पैराफर्नेलिया। समझ गए? अब ये वर्ड बना मैनेजरी। अब इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को, मरे हुए जानवरों को रखा जाता है डिस्प्ले करने के लिए या उन पे शोध करने के लिए। थोड़ा अजीब सा वर्ड है, वैसे पूछा नहीं जाएगा, ये बहुत एडवांस वर्ड है, मैनेजरी। अब इससे बनने वाला एक सिंपल वर्ड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक जो है ना सुनी होगी कहावत, डॉग इन मेंजर। ये मेंजर वर्ड है, ये एक वन वर्ड है। डॉग इन मेंजर इसी से बनता है पूरी की पूरी इडियम। डॉग इन मेंजर का मतलब है ऐसा इंसान जो ना खाने दे और ना खाए, जो ना आराम करने दे ना आराम करे, जो ना जिए और ना जीने दे। डॉग इन मेंजर ऐसा इंसान होता है जो आपको चैन से ना रहता है और ना रहने देता है। ये मेंजर क्या होता है? मेंजर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पशु पक्षियों का, जो किसी भी बाड़े के अंदर खाना रखा जाता है और उसके चारों तरफ तारबंदी सी होती है। उसमें पशु पक्षी अपना मुंह घुसाते हैं, अपना खाना खाते हैं और निकल जाते हैं। हमेशा बाड़े के बीच में रखा होता है, मेंजर नाम की जगह होती है जहाँ पे सबका जो है वो रखा होता है। अगर इस मेंजर में आपने कुत्ता डाल दिया ना अंदर, कुत्ता, तो वो कुत्ता किसी को कुछ नहीं खाने देगा, और कुत्ता जो है पशुओं का खाना खाता नहीं है ना। वहीं से हमने डॉग इन मेंजर जो है नाम की इडियम बनाई हुई है। मेंजर वन वर्ड को याद रख लेना, पशु पक्षियों के खाने की जगह बाड़े के बिल्कुल बीचों बीच। चलो चीज़ों के पीछे जाया करो, कहीं ऐसा नहीं है कहीं पढ़ लिया डॉग इन मेंजर मतलब ये होता है, रट्टा नहीं मारना। पकड़ो उस वर्ड को, मेंजर क्या होता है, ये इडियम ऐसे क्यों बनी है। जिस दिन पकड़ने लग जाओगे उस दिन चीज़ें आसान बनेंगी इंग्लिश में। वायलेशन और मिसयूज ऑफ अ सेक्रेड थिंग क्या होती है भाई? वायलेशन और मिसयूज ऑफ अ सेक्रेड थिंग। सेक्रेड तो समझते हो ना, पवित्र, होली। चलो बता देता हूँ मैं, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड अपने पास इस्लामिक कंट्रीज में बहुत यूज होता है, ब्लास्फेमी। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करते हो तो फ्रांस के अंदर ब्लास्फेमी के नाम पे चार्ली हेब्डो एक जो है ना वहाँ की एक मैगजीन है, उसके एडिटर का गला ही काट दिया गया था कि उसने कार्टून डाले हैं मोहम्मद प्रॉफिट के, इस वजह से वो आदमी जो है ब्लास्फेमस आदमी है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है किसी धर्म की निंदा करना या बुराई करना इस तरीके से कि उस धर्म को आप अपवित्र करने की कोशिश करो। तो ब्लास्फेमी इसके लिए सही जो वर्ड है, और ब्लास्फेमी का सिनोनिम है यहाँ पे सैक्रिलेज। समझ गए ना? वन वर्ड होता है सैक्रिलेज या ब्लास्फेमी, एक दूसरे के सिनोनिम है। इन दोनों का मतलब यही है, किसी सेक्रेड थिंग को मिसयूज करना या वॉयलेट करना। जैसे किसी मंदिर के अंदर जाकर के आपने गलत काम कर दिया, ये ब्लास्फेमी है या सैक्रिलेज है। अब बाकी के वर्ड्स देख लो, ये आपका आंसर हो गया डी,
सेक्रीफाइस आप जानते हैं बलि होती है, सेक्रीफाइस है ना, बलिदान या बलि। सकर का मतलब होता है राहत, और कैसी राहत, छोटी सी राहत। इसको कोल्ड कंफर्ट भी बोलते हैं। कोल्ड कंफर्ट और सकर की एक छोटी सी राहत का काम होता है दोनों का, मतलब दोनों जो है छोटी सी राहत को बताते हैं, कोई बड़ी राहत नहीं, छोटी सी राहत है ना, कोल्ड कंफर्ट। लास्ट वर्ड बचा सस्टेनेंस। इसका मतलब होता है जो आपको सस्टेन करने में हेल्प करे, वो थोड़ी सी चीज़ जिसको आपको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जैसे थोड़ा सा खाना है, जैसे कोई डिवोर्सी लड़की है, उसके हस्बैंड से उसको थोड़ा सा पैसा मिलता है, इसको एलिमनी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो उसका सस्टेनेंस है, सर्वाइवल के लिए, सस्टेन करने के लिए ज़रूरी पैसा है। सस्टेनेंस वही होता है ना, थोड़ा सा खाना हो, थोड़ा सा पैसा हो, जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो, आप उसको बोलेंगे ये मेरा सस्टेनेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चारों ही वन वर्ड है अपने आप में, है ना। कोल्ड कंफर्ट यहाँ लिखा होता तो सकर आपका आंसर होता, गुजारा भत्ते की बात होती तो सस्टेनेंस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको क्विज़ में दिया था, है ना। आंसर मैंने डाल ही दिया था क्विज़ में, फटाफट देख लेते हैं सही आंसर कौन सा है और क्यों है। कह रहा है इनमें से वो वाला वर्ड चूज़ करो जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो। ये और ये चारों में से एक वर्ड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली या मीनिंग के हिसाब से। चलो, वी वर आस्क्ड टू डाइसेक्ट आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स टू द पीपल हु हैड सर्वाइव्ड द डिजास्टर। हमें कहा गया था, आस्क किया गया था कि हम डाइसेक्ट करें अपनी थॉट्स और प्लेयर्स को उन लोगों के लिए जिन्होंने सर्वाइव किया था डिजास्टर को, जो इस तबाही से बचे थे। देखो, डिसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, डिसेक्ट बोल दो या डाइसेक्ट बोल दो। ये वर्ड बना है सेक्ट नाम के वर्ड से, और इसके आगे लगाया हुआ हमने डाई। सेक्ट का मतलब होता है हिस्सा या पार्ट, डाइसेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को उसके हिस्सों में तोड़ना। जैसे आपको मैंने एक मोटरसाइकिल दे दी, आपने उस मोटरसाइकिल के छोटे छोटे पीस कर दिए, टायर अलग कर दिया, ब्रेक अलग कर दी, है ना, तो आप डाइसेक्ट कर रहे हो। जैसे आपको कोई जानवर दिया मैंने, आपने उसको काट करके खाने के लिए उसके पाँव अलग कर दिए, सर अलग कर दिया, हाथ अलग कर दिए, ये कहता था डिसेक्ट करना। हमारी थॉट्स को डिसेक्ट नहीं करना था हमें, हमारी थॉट्स को चीरना फाड़ना नहीं था, हमारी थॉट्स को हमें डायरेक्ट करना था, है ना। वी वर आस्क्ड टू डायरेक्ट आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स टू द पीपल हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। उस तरफ फोकस करने के लिए बोला गया था, ना कि काटने चीरने और फाड़ने के लिए। समझ गए? तो डिसेक्ट आपका सही आंसर है यहाँ पे, मतलब गलत वर्ड है, सही आंसर यही बनेगा। आ जाओ नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। चलो, हेनरी सिक्स नीडेड मनी टू राइज एन आर्मी एंड असर्ट हिज डोमिनेंस ओवर सदर्न इटली। हेनरी सिक्स को पैसे की जरूरत थी राइज करने के लिए, उठाने के लिए एक आर्मी को, ताकि वो असर्ट कर पाता। देखो, मनी क्यों करना था, एक तो राइज करने के लिए और असर्ट करने के लिए। असर्ट करने का मतलब होता है क्लेम डालना, किसी चीज़ का क्लेम करना। तो क्लेम करने के लिए अपनी डोमिनेंस को, अपने प्रभाव को पूरे सदर्न इटली में, साउथ इटली के अंदर। दो एरर्स हैं इसमें। पहली एरर है राइज वाली, आप जानते हो राइज और रेज दो वर्ब्स हैं। राइज का मतलब है उठाना, रेज का मतलब है उठाना। राइज में खुद को उठाया जाता है, रेज में किसी और चीज़ को उठाया जाता है। राइज एक ऐसी वर्ब है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, रेज एक ऐसी वर्ब है जिसमें हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा। इतना तो पढ़ चुके हो ना एडिटोरियल्स में, ग्रामर सीरीज में। तो आर्मी को आप रेज करोगे, रेज करने का मतलब है एक आर्मी को तैयार करोगे, उठाओगे, बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, तैयार करोगे। ऑब्जेक्ट मिल गया तो राइज कभी नहीं आएगा, जहाँ भी ऑब्जेक्ट मिलता है वहाँ पे रेज नाम की वर्ब यूज़ होती है राइज की जगह। तो पहली एरर थी आपकी, ऑब्जेक्ट देने वाली वर्ब चाहिए जो कि होती है रेज, ना कि होती है राइज। तो यहाँ पे रेज आंसर है। दूसरी गलती देख लेना, डोमिनेंस की स्पेलिंग गलत है। डोमिनेंस, 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 NANCE, NANCE। तो स्पेलिंग भी सही करनी है, अलग एरर है, और पहली एरर थी राइज वाली। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को मेरी जो स्पीड तो ज़्यादा नहीं लग रही ना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बैंक क्लर्क के क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं आपके, SSC CGL और क्लर्क के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। स्पीड फिर भी ज़्यादा लग रही हो तो बता देना कमेंट्स में, कल से थोड़ा सा कम स्पीड करके थोड़े कम क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। चलो देखो, दो वर्ड्स हैं अपने पास। पहला वर्ड है अंडरलाई और दूसरा वर्ड है अंडरलाइन। पहले समझ लो इस सेंटेंस में एरर क्या है। कह रहा है एक्सीडेंट अंडरलाइज अ नीड फॉर बेटर एंड इम्प्रूव्ड सेफ्टी प्रोसीजर्स। एक्सीडेंट अंडरलाई करता है, एक्सीडेंट हाईलाइट करता है, एक्सीडेंट जोर डालता है हमारी उस ज़रूरत पे जो है बेहतर और ज़्यादा इम्प्रूव्ड सेफ्टी प्रोसीजर्स की। समझ गए ना। अब देखो, जोर डालने के लिए या किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए सही वर्ड है अंडरलाइन। अंडरलाइंस, LINES, अंडरलाइंस, है ना। इसका मतलब होता है हाईलाइट करना,
किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, किसी चीज़ पे एम्फसाइज करना, एम्फसाइज या स्ट्रेस करना, है ना। अंडरलाइन, हाईलाइट और अंडरस्कोर और एम्फसाइज और स्ट्रेस सब एक दूसरे के सिनोनिम है। तो ये हो गया आपका गलत फर्स्ट वाला। अब समझो अंडरलाई का मीनिंग क्या होता है, इसको भी समझ लो ना। देखो अंडर मतलब नीचे और लाई मतलब जो है लेटना। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के नीचे लेटी होती है तो मतलब क्या है, उसके आधार में छुपी हुई है। समझ गए ना, आधार में छुपी हुई है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन्फ्लेशन अंडरलाइज आर करंट इकोनॉमिक स्लम्प। इन्फ्लेशन जो है अंडरलाई करता है, नीचे छुपा हुआ है, आधार बना हुआ है हमारे हाल के इकोनॉमिक स्लम्प का, आर्थिक मंदी का। समझ गए ना। अंडरलाई का मतलब क्या होता है, नीचे छुप करके आधार बनना, किसी चीज़ का बेस बनना। तो इन्फ्लेशन ही आधार है, इन्फ्लेशन ही कारण है हमारे करंट इकोनॉमिक स्लम्प का, आर्थिक मंदी का। तो अंडरलाई का मतलब होता है किसी चीज़ का आधार बनना या कारण बनना। तो ये वर्ड ही गलत है यहाँ पे, है ना, अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक काम करते हैं ना, ये क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ करने के लिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे आपको मिलेंगी 2 एरर्स। पहले ही बता रहा हूँ, एक नहीं 2 एरर्स हैं। ढूंढो, डालो कमेंट्स में। फर्स्ट कमेंट में मैं भी डाल रहा हूँ, दोनों एरर्स को फाइंड करके कल की क्लास इन्हीं दोनों एरर से शुरू करूँगा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन और ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। 2 एरर्स मिलेंगी इसमें। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। एक एरर तो ढूंढ लेना भाई, इतना ज़्यादा कोई ढीठ ना हो जो इसको एक एरर भी ना मिले। 2 क्वेश्चन दे दूँ कि 3 दूँ? चलो 2 ही दे देता हूँ। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कमेंट्स में डालो। मेरे आंसर कमेंट्स में मिल जाएंगे फर्स्ट कमेंट में। चलिए ज़रूर से क्लास को लाइक और शेयर कर देना भाई। आपका जोश कम हुआ तो मेरा भी कम हो जाएगा। आपका कम होता मुझे दिख रहा है, मेरा कम नहीं होना चाहिए, है ना। फाइनली मैं ऐड करूँगा एक छोटी चीज़। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं।